नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आज का हम लोग का ये जो क्लास है ये भूगोल का है, जियोग्राफी का। और जियोग्राफी में जो आज का ये चैप्टर है, जो सेशन है, ये भारत के देशांतरीय विस्तार, भारत की स्थिति क्या है, भारत का लोकेशन क्या है, जितनी भी भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे। जैसे भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत का मानक समय क्या है, भारत कौन कौन से अक्षांश से हैं, भारत में मकर रेखा, कर्क रेखा, जो भी जितने हैं इनका विस्तार है, वो सब बातें हम लोग इसी में करेंगे। और जैसे कि इसमें प्रश्न आते रहते हैं, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राज्य, उसकी राजधानियाँ क्या हैं। तो ऐसे जितने भी प्रश्न हैं और पड़ोसी देश हैं इसके, उनके साथ कितनी बाउंड्री हमारी लगती है, सीमा कितने लगते हैं, तटीय राज्य होता है जैसे तमिलनाडु के तट को, केरल के तट को, आंध्र प्रदेश के तट को, गोवा के तट को क्या कहते हैं। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो भी एमसीक्यू के माध्यम से चर्चा करेंगे। जैसा कि प्रश्न हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है, सेम उसी तरह प्रश्न को हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है भारत के भूगोल का। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पहला ही प्रश्न दिख रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। कह रहा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है किस द्वीप का अंग था। 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि जैसा कि एग्जाम में देखने को मिलता है सेम उसी तरह। तो बताइए, पुष्कर द्वीप है, जम्बू द्वीप है, कांच द्वीप है, कुश द्वीप है। तो कौन सा सही होगा? भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का था। इनकी जो व्याख्या है वो भी देखने को मिलेगी, तो आप देखते रहिए, व्याख्या है। तो चलिए हम लोग इसको तेज़ी से करेंगे, एमसीक्यू माध्यम से। ऑप्शनल है तो जल्दी करते रहिए। जैसा कि जितने भी पेपर होगा उसमें आपको 1-2 प्रश्न भूगोल के जो भी आएंगे इससे देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। तो कहता है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में प्रयोग किया गया। तो किस भाषा में प्रयोग किया गया था? ग्रीक भाषा में। अगला है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। कह रहा भारत की जो मुख्य भूमि की, हमने आपसे पहले ही कहा कि इसके विस्तार, अक्षांश, देशांतर, मुख्य भूमि, दक्षिण में क्या, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है, पूरब में, सबसे पश्चिम में, उत्तर में, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न इसमें हैं। आप लोग करते रहिए बस। कह रहा है भारत की मुख्य भूमि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है। तो सबसे दक्षिण में जो है क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है। हम बोले थे आपसे कि जितने भी बन सकते हैं प्रश्न वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पूछ रहा है भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन है 80 अंश पूर्व देशांतर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 पूर्व देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर। तो क्या है? 82.5 पूर्व देशांतर है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कह रहा है जो मानक समय है भारत का वो कहाँ से लिया गया है, प्रमाणिक समय। तो ये कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के समीप से लिया गया है, नैनी से मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, कह रहा है इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है और ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर है। मतलब ये कितना आगे है पूछ लेगा अगले प्रश्न में, हो सकता है आने वाले प्रश्न में। अब पूछ लेगा कितना अंतर है, तो कितना अंतर है? 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी पूछ रहा है। तो कितना है? 876 किलोमीटर है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ध्यान दीजिएगा, आपको पूछेगा मुख्य भूमि से स्थलीय भूमि की, प्रायद्वीपीय
को जोड़ेगा। कई प्रकार के प्रश्न बनेंगे जो भी इसमें सब आगे मिलेगा आपको। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। फिर क्या है? द्वीपों सहित, हमने क्या है, प्रायद्वीप, द्वीपों सब पूछेगा आप। अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित कितना है? 7516.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, जो उत्तर है उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, और पूर्व से पश्चिम जो भी है उसकी लंबाई। तो इसमें क्या पूछा गया? उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? सबसे मैक्सिमम है, कितना है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन क्या है? बी लिखा हुआ है। आपको इसमें व्याख्या भी देखने को मिल जाएगा ये कितने आपका है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न नंबर अगला है 11। कह रहा है भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। पहले इसके पहले प्रश्न में पूछा गया था उत्तर से दक्षिण की लंबाई। अब क्या कह रहा है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर थी, वो जो कि मैक्सिमम है, और पूर्व से पश्चिम उससे कम है। कितना है ये? 2933 किलोमीटर है। अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई। अब की बार सिर्फ पूछा है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आपको व्याख्या नीचे दिया गया है, आपको वीडियो पुश करके रोक करके आप व्याख्या को रीड कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू है तो व्याख्या को हम लोग यहाँ पे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कर रहे हैं तेज़ी से, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आ सकें। तो अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? कह रहे हैं जो विश्व का क्षेत्रफल है, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 2.4% है। जबकि जनसंख्या है वो लगभग 17.5% के करीब में है, और भूभाग जो हमारा है 2.4% के करीब में है। और भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर में है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र है? कह रहा है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है पर्वतीय क्षेत्र कितना है, मतलब पर्वत जो हैं वो कितने परसेंट पे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है? 10.7% है। अगला है, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले पर्वतीय क्षेत्र पूछा है, अब पूछ रहा है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। तो पर्वत पहले आपको अगले प्रश्न में पूछा था, अब इसमें पूछ रहा है पर्वत और पहाड़ियाँ कितने परसेंट भूभाग पर हैं। तो ये कितने परसेंट पे हैं? 29.3% भूभाग पर है पर्वत और पहाड़ियाँ भारत के कुल क्षेत्रफल पे। फिर अब की बार जो प्रश्न पूछा है, कह रहा है संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भूभाग पठार का विस्तार है। जो पठार होते हैं, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, बहुत सारे पठार हैं, वो प्रश्न में मिलेंगे आपको। विंध्याचल का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बहुत सारे पठार हैं, मेघालय का पठार। तो इसमें है संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो कितने परसेंट भूभाग पर? 27.7% भूभाग पर। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। अब कह रहा है जो संपूर्ण भारत है उसके कितने परसेंट भूभाग पर मैदान है। गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है बना है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर जो मैदान है ये पूछ रहा है। बहुत सारे मैदान हैं, तो उसी पूछ रहा है कितने परसेंट हैं। तो कितना है? 43% है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल सीमा। कह रहा भारत की जो प्रादेशिक जल सीमा है समुद्र तट से कितनी मील समुद्री मील की दूरी तक है। ध्यान रखिएगा, प्रादेशिक जल सीमा पूछ रहा है। जो प्रादेशिक जल सीमा होता है भारत का, तो कितना होता है? 12 मील होता है।
नॉटिकल मील होता है। और अगला क्या है, देखिए प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र है जो प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक लगता है। पिछली में क्या पूछा था, समुद्री मील। अब की पूछ रहा है कि संलग्न क्षेत्र में, वो प्रादेशिक पूछा था, ये संलग्न क्षेत्र पूछ रहा है। तो ये कितना होता है, ये 24 मील होता है, नॉटिकल मील। और फिर यहाँ देखिएगा कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, कह रहा है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो होता है, इको सर्विसेज इको जोन होता है जो, वो संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 200 मील। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आ गया 21 ही, कह रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। कह रहे हैं भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं, 9 राज्य। अगला है भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। अगर आप मैपिंग सेक्शन पढ़े हैं भारत के मैप को, और सारे जितने भी राज्य उनको ड्रा किए हैं, तो इधर गुजरात, राजस्थान, गोवा, फिर नीचे आ जाएगा आपको ऐसे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऐसे जो जितने भी ये बॉर्डर स्टेट हैं, यही पूछ रहा है कि तटीय रेखा जो है सबसे लंबी किसकी है। तो सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात का है। फिर कह रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमने आपको क्या कहा था, आपसे पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से नहीं गुजरती है, पूछेगा कौन सा इसमें गुजर रहा है, कौन नहीं गुजर रहा है। तो ये आपको देखना है। तो कह रहा है कर्क रेखा कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है। देखिए 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरता है, जिसकी टिक भी होती है मित्र पर गमछा झार। तो 8 राज्य दिया हुआ है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, भारत को 2 भागों में बांटती है, वही पूछ रहा है, मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सा है, कर्क रेखा है, जो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसी को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें देखिए प्रश्न आ गया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगला है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अभी आपको 8 राज्य हमने बताया है कि कौन कौन से हैं। तो उसमें कौन कौन सा था, कौन नहीं था। पश्चिम बंगाल से गुजरता था, नहीं। उड़ीसा, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, इनमें से किससे नहीं गुजरता था। तो बाकी सबसे गुजरते थे। पश्चिम बंगाल यहाँ नहीं, उड़ीसा से तो नहीं गुजर रहा था, पश्चिम बंगाल तो इसमें है। कह रहा है भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन भी देखते हैं, क्योंकि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है ना। उड़ीसा तो, उड़ीसा से भी नहीं गुजरती है, और उड़ीसा से तो नहीं गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा होगा, सही है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। पश्चिम बंगाल से तो गुजरता ही है। अगला प्रश्न है, वह भारत का राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे गुजरती है, झारखंड से तो गुजरती ही है। 8 राज्य था। पिछले प्रश्न में हम थोड़ा टिक अलग लग गया,
कोई बात नहीं, चलिए। तो किससे होकर गुजरती है? झारखंड। 8वां राज्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? जो कह रहा है दक्षिण में सबसे है, उसका नोक जो आखिरी पॉइंट है वो क्या है? दक्षिणी नोक तो क्या है? कैंप केमोरिन जिसे कहते हैं। फिर क्या है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? कह रहा भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है, पूछ रहा है आपसे। तो क्या है सबसे दूर? इंदिरा पॉइंट तो ही है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट को पारसन पॉइंट भी कहते हैं, लाहिचिंग भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी? तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 पे हम लोग आ गए हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपको इसी वीडियो में सारे भूगोल के जितने भारत के बेसिक प्रश्न से अक्षांश देशांतर जितने भी बन सकते हैं वो कराया जाएगा, जिससे सारे प्रश्न इसी में कवर किए जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? हमने क्या कहा था, आपसे पूछेगा कर्क रेखा के निकटतम, भूमध्य रेखा के निकटतम। तो पूछ रहा आपसे भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, जो कह रहा है उत्तर में सबसे है, वो कहाँ पे है? कौन सा भाग है सबसे उत्तर में? तो सबसे उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल है। जो कहाँ है? देखिए, ये आपको व्याख्या दिया है, कह रहा सबसे पूर्व में किप्थू है, सबसे पश्चिम में कच्छ, यहाँ गुजरात वाला रहेगा, और सबसे उत्तरी में इंदिरा कॉल है, सबसे दक्षिणी में इंदिरा पॉइंट है। तो अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट, निम्नलिखित में कहाँ है? अब इंदिरा पॉइंट कहाँ है? जो इंदिरा पॉइंट है सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे अरब सागर के आसपास का, यहाँ पे सबसे नीचे क्या है? यहाँ पे अंडमान निकोबार ही तो है, द्वीप समूह। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? वहीं पर होगा। कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है। तो कह रहा है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? और रामेश्वरम द्वीप है वो भारत के मुख्य भूमि से कौन सा अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो कौन सा अलग करता है? पंबन चैनल अलग करता है। फिर कहा है, जो आदम का पुल है निम्नलिखित में से किन दो देश के मध्य में है? कह रहा है जो आदम का पुल है वो किन दो देश के बीच में है? तो आदम का पुल किन के बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में ही तो है आदम का पुल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के इग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? जो 10 डिग्री चैनल है, कह रहा है उसमें आपस में कौन सा पृथक किया जाता है? तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में ही तो है 10 डिग्री चैनल। फिर क्या है, दक्कन पास किसके बीच स्थित है? जो दक्कन है, दक्कन पास, कह रहा है वो किनके बीच में स्थित है? जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे यहाँ प्रश्न हम लोग कर लेंगे, और एग्जाम में सेम यही प्रश्न हो सकता है, ऐसे ही पूछा जाए, यही सब प्रश्न बनेंगे आपसे, ऑप्शन हो सकता है चेंज रहे। तो दक्कन पास कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में है। दीव एक द्वीप है, कह रहा है जो दीव है एक द्वीप है, कहाँ है पूछ रहा है? गोवा के तट पर है, दमन के तट पर है, गुजरात के तट पर है, महाराष्ट्र के तट पर है। तो जो दीव है ये कहाँ है? दीव गुजरात के तट पे है, काठियावाड़ जिला, सौराठ गुजरात का।
चलिए अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है वही जल संधि कौन सी है? तो भारत और जो श्रीलंका को अलग करती है, देखिए जो पाक जल संधि दिया हुआ है ये बहुत सारे लोग समझ लेते हैं भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कह रहा भारत तथा चीन की सीमा बनाने वाली रेखा, भारत और चीन कौन सा? रेड किला, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, स्टैफर्ड रेखा। तो भारत मैकमोहन रेखा भारत चीन के सेडरल क्लिफ किसके बीच में है? डूरंड अफगानिस्तान है, मैकमोहन चीन है, रेड क्लिफ पाकिस्तान से है। तो कौन सा सही हुआ? बी तो ही मैकमोहन रेखा भारत और चीन। चलिए ये आपकी व्याख्या नीचे आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, अगला है प्रश्न नंबर 41 पे आ गए हम लोग। इसमें काफ़ी प्रश्न करेंगे जो भी होगा। कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी? तो कौन था? कौन सी सीमा है भाई भारत और पाकिस्तान के बीच? रेड क्लिफ लाइन हमने अभी कहा था, वही पूछा है। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कह रहा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे देखना सुदूर पूर्व से पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। तो कौन सा है? म्यांमार सबसे सुदूर पूर्व में पूछ रहा है। अगला, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? जो मैकमोहन रेखा है वो किस प्रदेश में खींची गई थी उत्तरी में? तो मैकमोहन रेखा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ही चीन के बाद पे था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? अब बताइए, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है। पाकिस्तान तो बगल में ही हम लोग के, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, यहाँ पाकिस्तान। बांग्लादेश भी है, पश्चिम बंगाल, यहाँ हम लोग का है त्रिपुरा। ये सब जो 7 सिस्टर हैं उसी के आसपास जो बीच में त्रिपुरा। फिर कह रहा है भूटान, भूटान से लगता ही है। किससे नहीं लगता है? श्रीलंका से, क्योंकि ये इनके बीच में क्या है? स्थल सीमा तो है नहीं, जल सीमा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? कह रहा है जो भारतीय उपमहाद्वीप को उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो किसे नहीं शामिल किया जाएगा? भारत के जो पड़ोसी हैं उन्हें शामिल किया गया है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। कौन सा दूर है? श्रीलंका तो ही है, तो उसे नहीं शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी, एक बार आपसे बड़ा पूछा है कि सबसे बड़ा, तो कौन था? गुजरात था। तो सबसे छोटा, और सबसे छोटा राज्य होगा वही की सबसे छोटा, जो तट के किनारे सबसे छोटा राज्य होगा जिसकी सीमा, वही तो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा है। इस ऑप्शन के देखते रहिए। फिर अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? सबसे लंबा पूछा है, सबसे छोटा पूछ रहा है, किसके साथ है? भूटान के साथ। ये प्रश्न है आपका 49वां कि भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में जो विभाजित किया जा सकता है, कह रहा है किसमें विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है, हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान के मैदान में विभाजित कर सकते हैं, कि पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, हिमालय प्रदेश। ऐसे ऑप्शन दिया हो तो इसको किसमें विभाजित किया जा सकता है भारत को भौतिक प्रदेशों में?
तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, बृहद जो होता है, फिर दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश में हम लोग इसको विभाजित कर सकते हैं। फिर क्या है, भारत का कौन सा भू आकृत, जो कह रहा है भारत का कौन सा भू आकृत विभाग प्राचीनतम है, तो कौन सा प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्री तटीय मैदान। तो सबसे पुराना कौन है कि प्रायद्वीपीय पठार तो ही होगा, बहुत पुराना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हम लोग 51 पे आ गए हैं। कह रहा है गारो खासी जयंतियाँ जो मेघालय में पाई जाती हैं, ये शिखर भी हैं। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में हैं। फिर पूछ रहा है इससे, कह रहा है गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में हैं, ये जनजात भी हैं। तो सबसे ऊंची इसमें खासी है, उसके बाद में जयंतियाँ हैं, फिर उसके बाद में गारो हैं, जो मेघालय में पाए जाते हैं। गारो खासी जयंतियाँ वही है। इसमें शिखर भी हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे, गारो पे शिखर हैं, जयंतियाँ पे शिखर हैं। जब आप लोग बहुत ज़्यादा बेसिक, जैसे खासी जो जयंतियाँ वो खासी है, इस पे शिलोंग है, इसका मेघालय का जो राजधानी है शिलोंग, इसी पे बसा है और सबसे ऊंचा वो भी है। और जो गारो है, इस पे नोकरेक शिखर है, जयंतियाँ हैं। इन्हीं के बगल में मिकिर की पहाड़ी है, रेंगमा है जो असम में है। फिर सबसे ऊंची और सबसे ऊंची यही है खासी। तो पूछ रहा है कि जो गारो खासी जयंतियाँ हैं संरचना उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो गारो खासी जयंतियाँ किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का तो ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कह रहा है जो पश्चिमी तट है, इधर गुजरात, राजस्थान, ये सब वाला तट है, गोवा वाला तट, केरल तट, ये पश्चिमी तट है। तो कह रहा कौन सा भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट तो नहीं है क्योंकि ये तमिलनाडु में है, पूर्वी तट हो गया। फिर अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो कह रहा है पूरब में है तमिलनाडु वाला, किस नाम से जाना जाता है? तो अभी तमिलनाडु तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। फिर क्या है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? जितने भी भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनका तट है, सभी का प्रश्न जो है इसमें करा दिया जाएगा। तो कह रहा है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो चलिए बताइए कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो कोंकण तट है जो गोवा से दमन तक है। अगला है, लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? कह रहा है जो लक्षद्वीप है वो किससे निर्मित है, उत्पत्ति जो उनकी हुई है किससे हुई है? तो ये जो प्रवाल भित्ति हैं उनसे हुई है, प्रवाल से उत्पत्ति से हुई है। अगला है, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। कह रहा जो दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, एक जागृत ज्वालामुखी है जो अभी उद्गार में है। तो जो दो द्वीप ज्वालामुखी हैं वो कहाँ पे हैं? तो कौन कौन सा है? एक बैरन द्वीप है और एक नारकोंडम है। फिर कह रहा है न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमोर द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है? तो न्यूमोर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में तो ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप है? 4 ऑप्शन है, दमन, दीव, पुडुचेरी, दादर और नागर हवेली। तो कौन एक सा द्वीप है? दीव वही गुजरात वाला, सौराठ काठियावाड़ जिला जो था वही एक द्वीप है ना। दीव एक छोटा सा द्वीप है। कह रहा है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? आप लोग सुने होंगे कि काला पानी की सजा हुई है, तो वही इसमें पूछ रहा है
कि स्वतंत्रता से पूर्व किस भारतीय क्षेत्र को काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी नाम से कौन सा जाना जाता था? इसी द्वीप को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। ऑप्शन गलत टिक हो गया है, हाथ था। तो किसे जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। तो अगला प्रश्न है, वो अलग टिक हो गया, पेन अलग टिक हो गया था, डिजिटल जो पेन है वो अलग टिक हो गया था, तो वही ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन बी ही सही था। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? कह रहा लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप अरब सागर में तो ही है। तो चलिए अगला प्रश्न, हम लोग 60 प्रश्न कर चुके हैं और बहुत सारे प्रश्न हम लोग करेंगे कि जिससे कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। अगर इससे विस्तार से और इसके पड़ोसी देश से जल सीमाएँ, किसके बाद कौन सा डिग्री चैनल है, किसको कौन सा विभाजित करता है, द्वीप समूह, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, जितने भी इससे प्रश्न बन सकते हैं, छूटने कोई ना पाए, हम लोग प्रश्न करते रहेंगे। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। और अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए कि उन्हें भी ये सारी व्यवस्थाएं जो दिया जा रहा है उन्हें भी मिल सके। तो अगला प्रश्न है, कह रहा है दीव स्थित है। दीव कहाँ स्थित है? कई बार ये प्रश्न हम लोग को आ गया कि दीव कहाँ है। तो दीव कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में है? नीमोर द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। अभी हम लोग पढ़े रामेश्वरम द्वीप कहाँ है? भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? कह रहा है जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किससे निर्मित था? परवाल भित्ति से था ना, शैवालों से। तो वही कह रहा है उसमें कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में कितने हैं? 36 द्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न है, थार मरुभूमि जो है कहाँ स्थित है? थार तो थार कहाँ है? राजस्थान में है, गुजरात में है, पंजाब में, हरियाणा है। तो थार का मरुभूमि कहाँ रहेगा? यहाँ रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है। कौन सा ऑप्शन सही है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ये दक्षिण जो गंगोत्री है ये क्या है? कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, कि भारतीय सेना का युद्धक जलपोत है, कि उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है, कि अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो क्या है दक्षिण गंगोत्री? ये जो है अंटार्कटिका में जो स्थापित किया गया था, ये वैज्ञानिक अनुसंधान था, जो कि वर्तमान में इस समय बहुत सारे इस पे बर्फ जम गए हैं, तो ये बंद हो गया है। ये 3 स्थापित किए गए थे, तो 2 वर्तमान में जो हैं वो चल रहे हैं, ये बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ ढक गया है। फिर कह रहा है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद पानी कहाँ होगा? जहाँ सफ़ेद पानी कहाँ, मतलब इसका जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ होगा, जहाँ बर्फ़ से ढका रहेगा मैदान जो भारत के, तो वो सफ़ेद दिखाई देगा, इसीलिए सफ़ेद पानी उसे के नाम से पूछ रहा है आपसे। तो कहाँ होगा? सियाचिन तो ही होगा। पहाड़ियाँ, उसमें जब बर्फ़ ज़्यादा ढक जाएगा तो सफ़ेद दिखाई देगा। तो अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ये सब पूछे गए प्रश्न हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। तो हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद ही है। ऐसे कई भी जुड़वा शहर हैं जो कि आप करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोच्चि का जुड़वा नगर, कोच्चि कहाँ है? केरल में है।
तो कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा होगा बताइए। एर्नाकुलम भी तो केरल में है। फिर क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है। जम्मू कश्मीर में है जिसका चीन पर अधिकार है। पीओके जो है उसमें थोड़ा पाकिस्तान का है अधिकार, वो पीओके जो भी विवादित है हम लोग का। और एक अक्साई चीन है, एक एलओसी है, एक पॉक है। पीओके पॉक पाक है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा है जो चीन का अधिकार है। गिलगिट क्षेत्र है, तो सियाचिन क्षेत्र है, अक्साई चीन है, तो कौन सा है। तो अक्साई चीन है जो चीन का तो अधिकार है। अगला है, कह रहा भारत एकमात्र शीत मरुस्थल है। अब भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है वो कहाँ है। तो शीत मरुस्थल कहाँ होगा, ठंडे प्रदेशों में होगा। तो कहाँ हो सकता है, लद्दाख में तो ही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 71 पे हम लोग आ गए हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है, कह रहा भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड है का जो भाग है वो किस जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। कह रहा जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, तो कौन सा भाग था, किसका भाग था। तो किसका भाग था, गोंडवाना लैंड सुने ही होंगे आप, दो प्लेटेड थी, अंगारा लैंड और गोंडवाना। इसी के वो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से पढ़ेंगे आप लोग कोबर का। तो कैसे भारत, पहले भारत कहाँ था, आके भारत यहाँ कर्क रेखा के पास कैसे आया। भारत पहले दक्षिण में था, अब कैसे भूमध्य रेखा को नांगते हुए और कर्क रेखा के पास आ गया। तो जब वो सन्नत सिद्धांत पढ़ेंगे टेक्टोनिक प्लेट कोबर का, तो उसी में सारी बातें बताई गई हैं कैसे भारत यहाँ आके पहुँचा। पहले भारत किसका अंश था, अब किसका हो गया। तो किसका है, गोंडवाना लैंड का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब आप कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, अगर उस पर आप भारत का नक्शा अगर मैप बनाएंगे, उसी पे अगर 8 राज्य ड्रा कर लेंगे, तो इधर सबसे पहले गुजरात से शुरू करेंगे, गुजरात राजस्थान से। तो ऐसे जब आपको ड्रा करेंगे तो उसके जो उत्तर में पूछ रहा है स्थित है कर्क रेखा के, तो कौन सा स्थित है, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम, मणिपुर। तो क्या है, मणिपुर उसके ऊपर में ही तो है, मणिपुर ऊपर ही दिख रहा है भारत के नक्शे में ना, कर्क रेखा के। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है। आपसे पूछ रहा है कर्क रेखा के निकटतम कौन सा है। अगरतला है, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, कौन सा है इसमें। अगरतला तो ही है, त्रिपुरा प्रांत की जो राजधानी है अगरतला ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। तो कह रहा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की जो आकृति है, आकार जो है इसका चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही है। कह रहा है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे स्थान पर, बिल्कुल सही, पहले पे चाइना है। और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले 6 बड़े देश हैं, जो पहले पे रूस है, फिर कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों में जो समान स्थान है उसका ब्राज़ील का है, 5वें पर है। चौथे में अमेरिका का है, तीसरे में चीन का है, दूसरे में कनाडा का है, पहले में रूस का है। तो आपको याद होना चाहिए। तो सब सही है।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है चारों में। कह रहा भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। कह रहा है जो अभी आपको इसमें पढ़ाए थे, पर्वतीय कितना है, पठार कितना है, मैदान कितना है, सब बताया गया था ना। तो वही प्रश्न आपसे पूछ लिया है। थोड़ा जो परीक्षाएं की लेवल थोड़ा आर वगैरह में होगा, उसमें इस तरह के पूछेगा। जो कूट दे दिएगा आपको, वही सब कूट बनाएगा। चारों ऑप्शन देगा, इसमें से पूछेगा कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा नहीं हो सकता है, यही पूछेगा। तो आपसे पूछ रहा है, कह रहा है भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। बिल्कुल सही है, 29.3% भाग पर्वतीय था। फिर कह रहा भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी था। ये भी हम लोग पढ़े थे, सही था। फिर क्या कह रहा है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी था। क्या यह 48% था? वहाँ पे नहीं था। फिर क्या कह रहा ऑप्शन, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही नहीं होगा? तीसरा ही तो नहीं सही होगा। फिर क्या कह रहा है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? भारत के जो उत्तर का मैदान है, तो कौन सा असत्य है? कह रहा है उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज नदियाँ, उन्हीं का मैदान है उत्तर का। फिर क्या है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। भाई नदियों द्वारा निर्मित होगा मैदान, तो नवनिर्मित ही होगा। फिर कह रहा है इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। वहाँ चरनोजम थोड़ी प्रकार की पाई जाएंगी जो मिट्टियाँ होंगी। यही ऑप्शन क्या होगा? गलत है। फिर क्या है, 78 नंबर प्रश्न है कि भारत के भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें बताना है कौन सा सही है। कह रहा है यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, कह रहा है उसके बारे में, भारत कहाँ है, तो कह रहा है यह विषुवत रेखा के उत्तर में है। बिल्कुल सही है, जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, उसके उत्तर में तो ये भारत। फिर क्या कह रहा है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। बिल्कुल सही है। फिर क्या कह रहा है, यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच अक्षांश और देशांतर दोनों होगा। तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, सारे सही हैं। फिर क्या है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? कह रहा चारों में सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किसका है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश की ही सीमा है, जो 8 राज्यों से लगती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 80 पे हम लोग आ गए हैं। कह रहा है कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो बहुत आसान है, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, त्रिपुरा थोड़ी ना प्रदेश है केंद्र शासित। तो अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। कह रहा भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं? तो भारत में कितने इस समय राज्य हैं और कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश तो हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगला है, निम्र द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो द्वीप था, ये प्रश्न आ गया है कहाँ था। अब पूछ रहा है इसमें निम्र जो द्वीप है, ये दो देशों के बीच विवाद है, तो कौन से देश है वो पूछ रहा है। तो किनके देश के बीच में विवाद रहेगा? भारत और बांग्लादेश के ही बीच में तो रहेगा। अगला प्रश्न है, कह रहा विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी % जनसंख्या का पोषण करता है? तो हमने पहले ही बताया था कि लगभग 17.5% के करीब जनसंख्या यहाँ पे है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो बिल्कुल क्या है, सही है ना।
क्योंकि 15,200 ही किलोमीटर तो है स्थल सीमा की लंबाई। फिर अगला है भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये भी सही है। भारत का देशांत विस्तार जो है 68°7' पूर्वी देशांतर से 97, ये भी सही है। तो गलत क्या हुआ इसमें? भारत के मुख्य स्थल खंड का स्थानीय विस्तार जो है कह रहा 6°4' से 37°6', यही गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें कौन सा असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। दक्षिण में सबसे क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। और समुद्री सीमा की कुल लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। पाक जल संधि कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो यही क्या हुआ? सत्य हुआ। कह रहा है जो निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? समय है वो कौन सा प्रमाणिक है? तो कौन सा है? 82.5 अंश ईस्ट तो ही है, पूर्वी देशांतर। कह रहा भारत जो की स्थिति है वो कहाँ अवस्थित है? कहाँ पे स्थित है? ये कई बार प्रश्न हो चुके हैं। तो कहाँ है? 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर तक, और 68°60' पूरब देशांतर से 97.25 है, इसकी स्थिति यही है। भारत कह रहा है किस गोलार्ध में स्थित है? पहले ही प्रश्न पूछा गया था। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? मिजोरम की सीमा किससे नहीं लगती है? नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। तो म्यांमार, असम, त्रिपुरा तीनों से लगती है, एक ही से नहीं लगती है, नागालैंड से। अगला है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो असम, नागालैंड, भूटान, ये जो है ऊपर के तीनों लगते हैं, मणिपुर से नहीं लगता है। चलिए अगला प्रश्न है, हम लोग 91वें प्रश्न पे आ गए हैं। पूछ रहा है कि राजस्थान से सटा हुआ जो राज्य है उसकी सीमा नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान से क्या है? गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा नहीं सटा हुआ है? अरे राजस्थान के बगल में ही गुजरात है, हरियाणा उससे सीमा टच कर रहा है, महाराष्ट्र भी टच कर किससे कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है, नहीं कर रहा है? देखिए आप लोग मैप लेके वहाँ पे आप चेक करिए, बैठे रहिए कि कौन सा लग रहा है। तो गुजरात तो लग ही रहा है, हरियाणा भी लगता है, राजस्थान से उत्तर प्रदेश भी लगता है, तो क्या नहीं लगेगा? महाराष्ट्र तो ही नहीं लगता। अगला है, संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर और नागर हवेली है किनके बीच है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ही तो है। करण निम्नलिखित में से कौन सा पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा किसे जाना जाता है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो अरुणाचल प्रदेश को पहले हम लोग नेफा कहते थे। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है? जो पोर्ट ब्लेयर है ये तो अंडमान में है, लेकिन कहाँ अंडमान में है? दक्षिणी अंडमान में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदुरै जो है तमिलनाडु में पूछ रहा है, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। तो मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है, गंगा जहाँ से बहती है हरिद्वार, सब लोग जाते हैं, धर्म तीर्थ स्थल है। अलवर कहाँ है? राजस्थान में है। और झांसी कहाँ है? ये तो उत्तर प्रदेश में है ना। ऑप्शन क्या दिया उसमें? मध्य प्रदेश, तो यही गलत हुआ। फिर कह रहा है इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है?
जो इंदिरा पॉइंट है वो किसकी दक्षिणी नोक है? अरे अंडमान निकोबार की तो है इंदिरा पॉइंट। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार जो भारत के राज्य हैं उनके क्रम को आपको यहाँ लगाने को बोला गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और उसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल में? राजस्थान तो ही है। फिर राजस्थान के बाद कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। तो कौन सा ऑप्शन इसमें आ रहा है? पहले 3, फिर 1, फिर 4, फिर 2। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जवाहर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर में ही तो है जवाहर सुरंग। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? बंगाल के खाड़ी से पूछ रहा है और अरब सागर, तो कितना है? 6100। ये फिर आ गया कि सियाचिन है, तो सियाचिन क्या है भाई? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र तो ये सियाचिन। तो चलिए, हम लोग ने 100 प्रश्न जो किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके आगे प्रश्न जो भी हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रश्न है इसको आप लोग देखिए और याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जल्द ही मिलेंगे। 101 प्रश्न से हम लोग और भूगोल को जो स्थिति है इनका पूरा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आप लोग सबको शेयर करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखा जाए और सभी को अच्छा लगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।